नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दीक्षांत भाषण जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं का अध्ययन करेंगे। तो यह दीक्षांत भाषण है। दीक्षा के अंत में जो भाषण होता है, विश्वविद्यालयों में प्रायः ऐसा होता है कि जब छात्र किसी परीक्षा को पास कर जाते हैं तो उनकी दीक्षा का समापन होता है और उस दिन उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं। तो उसी को कहते हैं दीक्षांत समारोह। और उसी में किसी मंत्री वगैरह को बुलाकर, किसी बड़े आदमी को बुलाकर उनका भाषण सुनवाया जाता है। तो एक वैसे ही दीक्षांत समारोह का यहाँ पर वर्णन है, जिसमें भाषण देने के लिए एक मंत्री जी आए हुए हैं। तो बहुत ही मनोरंजक शैली में व्यंग्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक्चुअली यह व्यंग्य है। इस पाठ की विधा क्या है? तो वो व्यंग्य है। एक दीक्षांत भाषण। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ठीक है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित यह पाठ है, एक दीक्षांत भाषण। एक्चुअली दीक्षांत भाषण हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य है। कैसे कैसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुर्सियों पर काबिज हैं, उनकी चर्चा यहाँ होती है। कैसे कैसे लोग छात्रों को, पढ़ने वालों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसकी झलक यहाँ मिलती है। यह सामाजिक विडंबना है कि बहुत कम जानने वाले लोग ज़्यादा जानने वाले लोगों को उपदेश देते हुए देखे जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह कमी है, जिसको महसूस करने की ज़रूरत है। और इसी को दिमाग में रख कर के आपके लिए यह पाठ प्रस्तुत है। एक दीक्षांत भाषण परसाई जी की परसाई रचनावली खंड 4 में संकलित है। खंड 4 में संकलित है। इस रचना में लेखक ने आज के राजनीतिक नेताओं पर तथा नेताओं के बहाने आज की पतनोन्मुखी शिक्षा संस्कृति पर करारा व्यंग्य किया है। आज शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, इसके लिए हमारे राजनेता ही दोषी हैं। इस निबंध में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दीक्षांत का सही अर्थ नहीं जानने वाले नेता भी इस समारोह के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। देश के शैक्षणिक स्तर में आज जो अवमूल्यन हुआ है, निबंधकार ने उसे अपने व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करने में काफ़ी सफलता पाई है। इस व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक का उत्कट यथार्थ बोध उभरा है। यथार्थ बोध, हकीकत क्या है, उसकी बात यहाँ हुई है। आज राजनेताओं के लिए कोई भी अर्हता नहीं होती, कोई भी योग्यता की बाध्यता नेताओं के लिए नहीं है। आप किरानी चपरासी भी बनना चाहें तो उसके लिए कुछ योग्यता होती है, लेकिन राजनेता की केवल एक बाध्यता है कि उसे जनता का वोट प्राप्त हो। तो जनता का जैसा स्तर होगा, उस तरह के नेता सिलेक्शन में आगे हो जाते हैं। इलेक्शन में वैसे ही नेता जीतते हैं। अगर जनता बहुसंख्यक रूप में मूर्ख और कम पढ़ी लिखी है, अज्ञानी है, गरीब है, तो उसका नेता भी वैसा ही अज्ञानी और मूर्ख किस्म का पैदा हो जाता है। वही इलेक्शन में जीतता है, क्योंकि अनपढ़ और गरीब जनता, मूर्ख जनता कभी भी पढ़े लिखे लोगों को अपना नेता नहीं मानती, उनके पक्ष में वो अपना वोट नहीं देती है। ठीक ना। चुनावों में हम सुनते ही हैं कि जो देंगे दारू साड़ी नोट, उसको देंगे अपना वोट। इस तरह का प्रचार भी हम लोग देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये सच्चाई है। तो इसी सच्चाई को हम लोगों ने समाज में महसूस किया और हरिशंकर परसाई जी ने उसको आवाज़ देने की कोशिश की है। इस व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक का उत्कट सत्यबोध मुखरित हुआ है। आज राजनेताओं के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है,
स्वतंत्रता के बाद भी आज हमारा देश समस्याओं से जूझ रहा है। लेखक ने विश्वविद्यालय परिवेश के कटु यथार्थ को अपने व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया है। उदंडता इतनी बढ़ गई है कि विश्वविद्यालय और पुलिस छावनी एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। सभी मंत्री शिक्षाविद नहीं होते, फिर भी उन्हें दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे दीक्षांत का अर्थ भी नहीं जानते और न विषय वस्तु की जानकारी ही रखते हैं, फिर भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस आमंत्रण के कारणों को स्पष्ट करते हुए लेखक ने विश्वविद्यालयीय प्रशासकों पर करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है, मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। मंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हुए वे शुरू करते हैं इन्हीं पंक्तियों से कि मैं आपको बता दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया? जवाब साफ है, मैं अगर इस बार भी न बुलाया जाता तो मैं ग्रांट रुकवा देता। अनुदान जो मिलता है विश्वविद्यालयों को वह मैं रुकवा देता, इसलिए मैं बुलाया गया हूँ। तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने आज के शिक्षा जगत के खंडित मूल्यों पर प्रकाश डाला है। आज पहुँच, पैरवी और अर्थ के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। मेधा घोटाला, डिग्री घोटाला जैसे घोटालों से आज के शिक्षा जगत का जो अवमूल्यन हो रहा है, इस पर लेखक ने व्यंग्यवाण चलाया है। आज का परिवेश विसंगतियों से पूर्ण है। लड़कियों के प्रति छेड़खानी, फवतियाँ, उनका शीलहरण, बलात्कार, हत्याएं आज आम बात हो गई हैं। जीवन के कटु तिक्त प्रसंगों को लेखक ने इन पंक्तियों में उजागर किया है। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। बकरे की बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती है। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई है। घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है तो बहू म्याऊं म्याऊं करती है। आज नेताओं में चरित्र बल नाम की कोई चीज नहीं। धर्म, ईमान, सत्य, सेवा, देश प्रेम की भावना उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। इनके जीवन का सत्य मात्र मंत्री बनना रह गया है। आज अजगर ही रामराज का कीर्तन गा रहे हैं। अजगर जो दूसरे जीवों को खा जाता है, निगल जाता है, वही रामराज का धुन अलापते हैं। सभी लोग धुरीहीन और आस्था रहित बन गए हैं। कविवर शील ने सत्य ही कहा है। एक कवि थे श्रीमान शील, उनका कहना था कि जनता का हित और कुछ, नेता का कुछ और, चातक चिंतक खोजते अपर बेली में बोड़। अपर बेली में जिस लत्तर में फल आना असंभव है, उसमें बोड़ खोजना आज चिंतकों की परेशानी है। लेकिन आज सिस्टम वही है कि इसमें कहीं से भी योग्य आदमी ऊपर जाने में सक्षम नहीं होता है। आज नेताओं का बोलबाला है और प्रजातंत्र के नाम पर मूर्ख, भ्रष्ट, चोर, उचक्के नेता बनकर के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर काबिज हैं और पढ़े लिखे लोग, चरित्रवान लोग, नीति नैतिकता की बात करने वाले लोग आज कुर्सियों से बहुत दूर नज़र आते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये आपका पाठ आज आपके समक्ष है। मंत्री, विधायक एवं नेताओं के पास
आज कई तरह के आत्मविश्वास हैं, धर्म का, जाति का, अपने बल का और सेवा का, लेकिन इन सबों में श्रेष्ठ है मूर्खता का आशीर्वाद, मूर्खता का आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास के बल पर नेता दीक्षांत भाषण करते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं पर भाषण देते हैं। यही कारण है कि उन पर फूलों की नहीं कंकड़ पत्थरों की वर्षा होती है, कंकड़ पत्थरों की वर्षा होती है। उनके पुतलों का दहन होता है। नेता रीढ़हीन होते हैं, उनके पास कोई चरित्र नहीं होता। मिला जुलाकर परसाई जी का यह व्यंग काफी प्रभावशाली और तीखा है। हमें आज सिर्फ आज़ादी मिली है और कुछ भी नहीं। आज आज़ाद देश के लोग बेबसी और लाचारी में जीने को लाचार हैं। जीवन का हर क्षेत्र आज विसंगतियों से भरा है। इंसान की सूरत आज बेमानी हो गई है। हमारी उपलब्धियां आज दीक्षांत भाषणों के आयोजन तक सीमित हो गई हैं। आज भी धन और धरती के चोर जो जन कल्याण को समारोहों में चाट बांट रहे हैं, हमारे रहबर बने हुए हैं। ऐसे ही नेताओं के द्वारा हमें शासन की प्राप्ति हो रही है, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। आप इसके प्रति सजग हों। इसके लिए यह पाठ आपकी सेवा में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। अब हम लोग इस पाठ के अंत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी संभावना है कि वो एग्जाम में आएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा। दीक्षांत समारोह में भाषण करने के लिए पहुंचे नेताजी का मन यह देखकर आनंदित हो उठा कि वहां छात्र से अधिक संख्या में सिपाही लोग उपस्थित थे। विश्वविद्यालय में हूटिंग होने पर भी नेताजी खुश क्यों हैं? विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित है। नेताजी का धारा प्रवाह भाषण जारी है। बीच बीच में लड़के शोरगुल अथवा आवाज़ कशी करके उनकी हूटिंग कर रहे हैं, पर नेताजी को कोई गम नहीं है। उल्टे वे खुश हैं कि अपढ़ जनता के बजाय वे शिक्षित नवयुवकों से हूट हो रहे हैं। उनको हूटिंग करने वाले पढ़े लिखे नौजवान हैं, यह जानकर उनको खुशी हो रही है। ज्ञानी कायर होता है, अविद्या ज्ञानी क्या है? कायर होता है। अविद्या साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। इस कथन का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त कथन हिंदी के सर्वाधिक सशक्त एवं समर्थ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का है। इसके माध्यम से उन्होंने मूर्खों की हठधर्मिता पर व्यंग्य किया है। उक्त कथन में ज्ञानी को कायर कहने से यह अभिप्राय है कि ज्ञानी जन बहुधा किसी बात को लेकर आवश्यकता से अधिक सोच विचार करने लगते हैं। फलतः निर्णय लिए जाने में देर होती है और उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। अतएव वे कोई विरोचित कदम नहीं उठा पाते हैं। अविद्या अर्थात अज्ञान से साहस पैदा होता है। व्यवहारिक जगत में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान के कारण व्यक्ति काम करने से डर जाता है, उसे गलती होने का भय रहता है, जबकि अज्ञानी उस क्षेत्र में साहस पूर्वक आगे बढ़ जाता है। पुनः व्यंग्यकार ने आत्मविश्वास को कई प्रकार का बताते हुए मूर्खों के आत्मविश्वास पर करारा प्रहार किया है। मूर्ख या नासमझ लोग किसी की बात नहीं मानते। उनका हठ या दृढ़ होता है, बहुत दृढ़ होता है। प्रबुद्ध जन समझाने पर समझ जाते हैं, पर अबुद्ध अर्थात मूर्ख लोग तो अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। अतः उनके आत्मविश्वास को व्यंग्य में
सर्वोपरि बतलाया गया है। नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। नेताजी के अनुसार वे वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि छात्र भविष्य का निर्माण कर सके। इस कथन का व्यंग स्पष्ट करें। विविच्य पाठ में नेताजी ने अपने भाषण क्रम में कहा है कि छात्रों को भविष्य का निर्माण करना है। हम नेतागण इसीलिए वर्तमान को बिगाड़ने में लगे हैं ताकि छात्रगण भविष्य को बचा सकें। यदि हम बिगाड़ेंगे नहीं तो उनको बनाने के लिए रहेगा क्या? व्यंग्यार्थ यह है कि आजकल के नेता खुद तो सब तरह से देश और समाज को चौपट करते बाज नहीं आते, पर छात्र युवकों से भविष्य निर्माण की बड़ी बड़ी बातें अवश्य करते हैं। नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के क्या लक्षण बताए हैं? प्रश्न संख्या 5। 5वां में हम लोग हैं। तो विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के अपने भाषण में नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के लक्षण बताते हुए कहा है कि सच्चे क्रांतिकारी वे होते हैं जो बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन कभी नहीं करते, बल्कि बस कंडक्टर, गेटकीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करते हैं। इस प्रकार नेताजी द्वारा बताए गए क्रांतिकारियों के लक्षण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होने वाले आंदोलनों और उनके पीछे पड़े रहने वाले तथाकथित आंदोलनकारियों का असली चेहरा उजागर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये प्रश्न संख्या 6। सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। इस कथन से नेताजी का क्या अभिप्राय है? तो दीक्षांत समारोह के भाषणकर्ता नेताजी पूरी तरह वर्तमान समय के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके लिए निजी स्वार्थ ही सब कुछ है। देश और समाज या नीति, मूल्य और सिद्धांत कुछ भी नहीं। उदाहरणार्थ नेताजी का मंत्री बनना, उनके लिए मंत्री बनना ही उनका एकमात्र सत्य रहा। उसकी प्राप्ति हेतु उन्होंने ईमान, धर्म सब कुछ छोड़ा, पर मंत्री बनते रहे। इस प्रकार इस कथन के माध्यम से आजकल के नेताओं की यह पोल खुली है कि उनके जीवन में मूल्य और आदर्श की कोई बात नहीं है। उनका उद्देश्य रहता है येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता सुख प्राप्त करना। बस सत्ता में ही असली सुख है, यही उनके जीवन का कठोर सत्य है। पाठ का नहीं, मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता, कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 7। तो प्रस्तुत व्यंग्यात्मक पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक व्यंग्य लेख से उद्धृत अवतरित है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। इस पाठ में लेखक ने मंत्री महोदय के भाषण के माध्यम से आज की राजनीति और शैक्षणिक हकीकत को उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। प्रस्तुत कथन भाषणांत में नेताजी द्वारा कथित है। नेताजी दीक्षांत भाषण में बोल रहे हैं। इसी क्रम में अंत में वे यह बताते हैं कि आज इस समारोह में उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने वाली है। हालांकि वे इस काबिल कदापि नहीं। वास्तव में यह मेरे मंत्री बनने का लाभ है, उनके मंत्री बनने का लाभ है। यदि वे मंत्री न बनते तो उन्हें कोई डॉक्टर या कंपाउंडर भी न बनाता। इस प्रकार यह कथन जहाँ नेता वर्ग की योग्यता क्षमता पर उंगली उठाता है, वहीं वर्तमान शैक्षिक जगत की सिद्धांत विहीनता और पथ भ्रष्टता पर भी बड़ा कड़ा प्रहार करता है। विविच्य पंक्ति से देश एवं समाज में व्याप्त अनैतिकता की स्थिति का पर्दाफाश हुआ है। आज
के जीवन पर सरकार तथा सत्ता से जुड़े लोगों की अनावश्यक एवं अतिरिक्त रौब दाब की झलक भी इस पंक्ति में मिलती है। शिक्षा जगत में व्याप्त कर्तव्य विमुखता, मूल्यहीनता, सिद्धांत विच्युति और सत्तालोलुपता की विसंगतियों को उभारने में भी यह पंक्ति सार्थक है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस पाठ का यह अर्थ को समझाने वाला लाइन है तो गलत नहीं है। पाठ का अंत, प्रश्न संख्या 8, पाठ का अंत ओम शांति शांति से हुआ है। आपके विचार से लेखक ने ऐसा प्रयोग क्यों किया है? क्या इसका कोई व्यंग्यार्थ भी है तो लिखिए। एक दीक्षांत भाषण विशेष भाषण शीर्षक व्यंग निबंध का अंत ओम शांति 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 के साथ हुआ है। लेखक ने ऐसा प्रयोग जानबूझकर किया है क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है उसका भगवान ही मालिक है। अंत में ऐसी अव्यवस्था पैदा होगी कि हमें शांति की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे वर्तमान राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन में अनैतिकता, सिद्धांतहीनता, स्वार्थपरता, कर्तव्य विमुखता, सत्तालोलुपता, चाटुकारिता आदि विसंगतियों के शमन एवं समाप्ति के लिए उक्त प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग से वर्तमान जीवन की विसंगतियों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मतलब जितनी अव्यवस्था है, आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, तो शांति चाहिए होता है। बिना शांति के कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लेखक ने शांति का जाप करने का प्रयास किया है कि ऐसे लोग जहाँ कुर्सियों पर होंगे, सत्ता में होंगे, तो शांति की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ने वाली है। देश की आर्थिक अवस्था पर व्यंग करने के लिए लेखक ने क्या कहा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बस यही बोलिए कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक व्यंग्य लेख में लेखक ने मुख्य रूप से वर्तमान समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में आई गिरावट पर तीखा और चुभता हुआ व्यंग्यवाण चलाया है। इस क्रम में लेखक ने देश की आर्थिक अवस्था पर भी करारा व्यंग्य प्रहार किया है। इसके लिए उसने छात्र नवयुवकों द्वारा मंच पर कंकड़ फेंके जाने की बात उठाई है। लेखक ने नेताजी के भाषण के माध्यम से कहा है कि हमारे देश के युवक अभी भी कंकड़ फेंकते हैं, जबकि अन्य पाश्चात्य देशों में ऐसे अवसरों पर लोग अंडे फेंकते हैं। यह अंडे अभी इतने सस्ते और सर्वसुलभ नहीं। यह हमारे देश की आर्थिक दुर्दशा का सबूत है। अब हम लोग कुछ और प्रश्नों की सूची पर ध्यान देंगे। जैसे एक दीक्षांत भाषण किनकी रचना है? तो ये रचना हुई हरिशंकर परसाई की। चलिए, एक दीक्षांत भाषण कैसी रचना है? तो यह है व्यंग्यात्मक रचना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण कहाँ से ली गई है? परसाई रचनावली खंड 4 या भाग 4। नेताजी ने हूटिंग को कैसे लिया? उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया, रिफ्रेशिंग माना। रिफ्रेशिंग माना, इससे उनका मूड फ्रेश हुआ। एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं और मंत्रियों पर क्या किया है? नेताओं पर व्यंग्य किया है। दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्या देखकर आनंदित हो उठा? छात्रों से अधिक सिपाहियों की संख्या को देखकर उनका मन आनंदित हो उठा। एक दीक्षांत भाषण पाठ का अंत किन शब्दों से हुआ है? ओम शांति शांति। मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगल